नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं यूपी रॉ। यूपी की सारी इनसाइड स्टोरी हम यहाँ पर लाते हैं आपके सामने, और ये वो सारी कहानियाँ हैं जो आज नहीं कल आपको तमाम जगहों पर नज़र आती हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं यूपी में एक ख़ास सेंटर बन चुका है, ख़ास सेंटर जहाँ से बड़ी अजीब अजीब प्लानिंग्स हो रही हैं। ये प्लानिंग्स किसी का पॉलिटिकल करियर तबाह करने के लिए हो रही हैं, तो किसी का गौरवगान करने के लिए हो रही हैं, किसी नेता का चरित्र हनन करने के लिए हो रही हैं, तो किसी पार्टी के खिलाफ लगातार एक से बढ़कर एक प्रोपेगेंडा कैंपेन बनाने के लिए चल रही हैं। आप यूँ समझिए कि यूपी का राजनीतिक नक्शा पलटने के लिए पूरी प्लानिंग चल रही है। एक सेंटर है, एक बिल्डिंग है, कुछ लोग वहाँ पर बैठते हैं, उन लोगों के पीछे पूरा एक सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है। और बड़ी दिलचस्प बात क्या है, ऐसा भी नहीं है कि ये प्लानिंग किसी एक पार्टी के खिलाफ चल रही हो। ये प्लानिंग अलग अलग पार्टियों में एक व्यक्ति के दुश्मन आइडेंटिफाई किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति जिसे माना जाता है वो बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है, या कुछ लोग कहते हैं सबसे ताकतवर है। अब उसके दुश्मन अपनी पार्टी में भी हैं और विपक्षी पार्टी में भी हैं। उन दोनों को एक एक करके आइडेंटिफाई किया जाता है और पूरा कैंपेन शुरू होता है कि कैसे उसकी छवि का भट्टा बिठा देना है, कैसे सोशल मीडिया में माहौल बनाना है, कैसे कैंपेन चलाना है, कैसे सर्वे चलाने हैं या चलवाने हैं। इस तरह की तमाम सारी चीज़ें होती हैं। ये एड्रेस लखनऊ का बहुत लोगों की ज़ुबान पर भी है, बहुत लोग इसे जानते भी हैं, और बहुत लोग यहाँ कौन काम कर रहा है उसको भी जानते हैं। अब आप मुद्दे पर आइए। अब मैं और क्लियर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से ऐसा क्या ख़ास हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक तीसरी आंख काम करती है। यानी कि जिससे भी दुश्मनी निकालनी हो, एक तो ये कि सामने आकर के बोलिए, उसके 20 इल्ज़ाम लगाइए, उसको नीचा दिखाइए। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि पीठ पीछे तमाम तरह की उसके खिलाफ चीज़ों को बढ़ाइए आगे, उसके खिलाफ झूठी शिकायतें फैलाइए, उसके खिलाफ झूठे कैंपेन चलाइए, झूठे वीडियो बनाइए, और पूरी कोशिश कीजिए कि वो इस चक्रव्यूह में फंस जाए और मेन जो उसका काम है पॉलिटिकल लड़ाई, उससे वो किनारे कट जाए। अब इसका शिकार कौन कौन हो रहा है मैं आपको बताता जाता हूँ, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ये एड्रेस कौन है, ये कौन लोग हैं। मुझे लगता है इस पर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक जांच बिठा दे और पता करे ये कहाँ से हो रहा है। सोशल मीडिया में कौन है जो इस सरकार में इसी सरकार के डिप्टी सीएम को टारगेट करवा रहा है, कौन टारगेट करवा रहा है, और वो कौन है जो एक और डिप्टी सीएम को टारगेट करवा रहा है और दूसरी ओर अखिलेश यादव को टारगेट करवा रहा है। मतलब ऐसा कौन हो सकता है जिसे बीजेपी की डिप्टी सीएम से भी दिक्कत हो और जिसे अखिलेश यादव से भी दिक्कत हो। वो जितना अटैक अखिलेश यादव पे करवाए उतना ही अटैक बीजेपी के डिप्टी सीएम पर करवाए। ऐसा कौन हो सकता है। और बड़ी बात ये भी है कि फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और बड़ी बात क्या है कि 2027 के चुनाव पर क्या असर पड़ने जा रहा है इसका। देखिए, ये जो दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ आप उछालेंगे, जो भी चीज़ें आप फैलाएंगे, जो भी परसेप्शन आप बनाएंगे, कहीं ना कहीं अंदर खाने में वो क्रीप करता है, अंदर खाने में वो जाता है और लोगों के जहन में पहुंचता है। कई बार होता है इतना कैंपेन चल जाता है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया का भी हिस्सा बन जाता है, तो चीज़ें और फैलती हैं। तो ये बड़ा सीधा सा तरीका है कि इस दौर में कोई भी चीज़ फैलानी हो, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए और उसमें बम्बार्डमेंट कर दीजिए। बट इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, इसमें पैसा लगता है, अच्छी खासी फंडिंग लगती है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये फंडिंग कहाँ से हो रही है और ये कैसे हो रहा है कि एक सत्ताधारी पार्टी के डिप्टी सीएम और दूसरी ओर विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, इन दोनों को एक साथ टारगेट कौन कर रहा है। ये भी बड़ी कहानी है। मैं आपको किस्सा बताता हूँ। ये किस्सा है 2024 का। 2024 में जब बीजेपी यूपी में हारती है लोकसभा का चुनाव, और बहुत परेशान होते हैं बीजेपी के जो लीडर्स हैं, वो परेशान होते हैं, वो मंथन करते हैं और वो सोचते हैं कि ये जो हो गया है इसके पीछे कहानी क्या है। वो ये सोचते हैं कि
हम कैसे हार सकते हैं, इतना अच्छा तो हमारा कैंपेन जा रहा था, 19 में इतने थंपिंग मेजॉरिटी से हम जीते थे, 24 में यूपी में कैसे हार गए। तो जब उसकी पूरी पड़ताल की जाती है तो लखनऊ में बीजेपी की एक टीम बैठती है और वो खंगालना शुरू करती है कि हुआ क्या है। दिल्ली से भी इनपुट दिया जाता है, दिल्ली से भी इनपुट आता है यही कि नैरेटिव खराब किया गया, यानी कि बीजेपी का नैरेटिव खराब किया गया। दिल्ली से इनपुट ये भी आता है कि आप चेक कीजिए कि आखिरकार बीजेपी के खिलाफ कहाँ से कैंपेन उठा और पीएम को किसने टारगेट किया, क्या पीएम को भी टारगेट किया गया, ये भी सवाल उठा। यानी कि मोदी के खिलाफ आप कैंपेन चला रहे हैं, ये कौन लोग हैं। तो ये सब जब सारी कहानी जब पता चली तो बीजेपी ने टीम बिठाई, बीजेपी ने अलग अलग ज़िलों से रिपोर्ट मंगाई, अलग अलग क्षेत्रों में अलर्ट किया कि पता कीजिए ये सब नैरेटिव कौन ख़राब कर रहा था। तो पता चला कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा था, यूपी में नाक के नीचे काम कर रहा था और वो अपनी ही सरकार के मंत्रियों को टारगेट कर रहा था, केंद्र सरकार को टारगेट कर रहा था और वो जात के आधार पर आक्रमण कर रहा था कि इस जात के साथ अन्याय हुआ है और अन्याय की जिम्मेदार ये पार्टी है, बीजेपी, इसका बहिष्कार करो। ये चल रहा था और किसी ने रोका नहीं, उसको चलने दिया। तो भी पता चला कि एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उत्तर प्रदेश में, जहां से खाद पानी दिया जाता है कि इसको चलाओ, इसको बढ़ाओ, एक किसी को उठाओ और बाकी सबको डैमेज करो। यानी कि इसे विपक्ष पे अटैक ही न करो, वो तो विपक्ष पे तो करना ही करना है, लेकिन अपनी पार्टी में भी क्लियर करो किसको बढ़ाना है और किसको नीचा गिराना है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है बीजेपी में। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार आपसी लड़ाई की बात सामने आई, लड़ाइयाँ पहले भी होती आई हैं। एक ज़माने में कहा जाता था जब कल्याण सिंह की सरकार थी कि कल्याण सिंह, कलराज मिश्रा, केसी नाथ त्रिपाठी, लालजी टंडन, ये सब उस समय के मेन स्तंभ हुआ करते थे। आपसी मतभेदों की खूब खबरें आती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने किसी के खिलाफ कैंपेन चलवा दिया हो। हालांकि तब सोशल मीडिया का ये इस तरह का हो अल्लाह नहीं था, मेन स्ट्रीम कुछ अखबार हुआ करते थे, चैनल भी बहुत कम थे, लेकिन खबरें तो प्लांट तभी करवाई जाती थी। आप अखबार में, और उस समय अखबार पढ़े भी खूब जाते थे। आज अगर सोशल मीडिया के ज़रिए घर घर चीज़ें पहुंच रही हैं, तो तब अखबारों का पढ़ने और सर्कुलेशन का जो लेवल था वो बहुत तगड़ा था। आलम ये था कि एक अगर चाय की दुकान पे अखबार रखा हो तो मार मस्ती थी पढ़ने के लिए। एक अखबार का कई हिस्सा, कोई पहला पन्ना पढ़ रहा है, कोई तीसरा पन्ना, कोई पाँचवां, कोई आखिरी, कभी कभी एक ही अखबार को 3 लोग बैठ करके पढ़ रहे हैं। अभी आपको ये तस्वीर दिखेगी नहीं, क्योंकि अब समाज बदल गया है, हर व्यक्ति मोबाइल में घुसा हुआ है। तब ऐसा नहीं था, तो खबरें तब भी प्लांट होती थी, लेकिन ये नहीं होता था कि कोई किसी नेता के खिलाफ कैंपेन चलवाए। इतनी लड़ाइयाँ पहले भी थी, जब राजनाथ सिंह बने मुख्यमंत्री तब भी ये लड़ाई हुई। कहा गया पार्टी के भीतर एक नेतृत्व ऐसा है जिसके साथ में राजनाथ सिंह की नहीं बनती, ये तमाम सारी बातें से आई, लेकिन इस लेवल पर कोई नहीं उतरा। यहाँ तक कि कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की जो लड़ाई थी वो किसको नहीं पता है, लेकिन कल्याण सिंह ने जो बोला डंके की चोट पर बोला, जो भी बोलना चाहा। कहीं कोई उसमें उन्होंने ये नहीं किया कि प्रॉक्सी वार लड़े, यानी कि मेरी जगह कोई और लड़े, कोई और कैंपेन चलाए, नहीं। ये एक बेसिक डिसेंसी या नैतिकता मेंटेन कर रखी उस ज़माने में लोगों, लेकिन अब वो नैतिकता ख़त्म हो चुकी है। अब तो बाकायदा लगातार कैंपेन प्लान किया जाता है। अब आप सोचिए एक बड़ी बात क्या है, अखिलेश यादव के लिए भी प्लान ये जम करके कैंपेन चल रहा है। कभी ये प्लांट हो जाता है कि अखिलेश यादव के बारे में कि उनके परिवार में झगड़ा चल रहा है, तभी उनके परिवार से किसी एक को अलग करवा दिया जाता है कि ये अलग हो गए हैं और जम के ट्वीट शुरू हो जाते हैं। कभी आज़म खां को लेके अचानक से शुरू हो जाता है कि आज़म खां और अखिलेश यादव के बीच में ये लड़ाई छिड़ गई है, आज़म खां का अखिलेश यादव ने अपमान कर दिया, और एकदम बाढ़ सी आ जाती है। तो लगातार इस तरह की टारगेटिंग चल रही है और वो उनकी जानकारी में है अखिलेश यादव की। लेकिन बड़ी बात क्या है, बीजेपी के नेताओं को भी जानकारी है। मेरे सोर्सेज ये कहते हैं उनको मालूम है कि ये कौन लोग चला रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को पता है कि उनकी सरकार में उनका ही चरित्र हनन, उनकी ऐसी की तैसी की जा रही है, कौन चलवा रहा है, कहाँ से चल रहा है, सब पता है। और बाकायदा 2024 के बाद भी दिल्ली को बताया गया था, अभी भी दिल्ली को बताया गया है कि ये हो रहा है, दिल्ली की जानकारी में हो रहा है। सबसे अहम बात ये है उनको पता है, लेकिन वो अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। सवाल ये है कि एक्शन क्यों नहीं ले रहे, ये बड़ी बात है। वो एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यूपी को दिल्ली ने छोड़ रखा है।
2024 के बाद से कोई एक्शन यूपी पर नहीं हुआ है। एक एक्शन होगा और वो होगा फाइनल एक्शन, द फाइनल जजमेंट, 1 डे होगा, इसीलिए छोड़ा हुआ है। अब देखिए, मैंने जो आपको कहा है अभी कि जिस तरह से एक तरह का एक सिस्टम बना हुआ है, अपनों की टारगेट किलिंग की जा रही है, इसका एक उदाहरण भी सामने आया था और वो उदाहरण था आशीष पटेल। बीजेपी सरकार के अपने कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, और आशीष पटेल ने डंके की चोट पे कह दिया था कि हमारी टारगेट किलिंग की जा रही है, हमारी चरित्र हनन किया जा रहा है, और नाम ले लिया था सूचना विभाग का, उसके अधिकारियों का नाम अपनी जुबान पे ले लिया था आशीष पटेल ने। तो जो मैं बात कह रहा हूं इसके तो प्रमाण आ चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। गूगल पे जाइए, गूगल देवता की शरण में टाइप कीजिए आशीष पटेल सूचना, खट से आ जाएगा। ये भी कह दिया था कि एसटीएफ मेरी जान लेना चाहती है, टाइप कीजिए आशीष पटेल एसटीएफ, तुरंत पूरी कहानी आ जाएगी। तो ये हो चुका है, ये डंके की चोट पे हो चुका है। लेकिन सवाल ये कि जब डंके की चोट पर हो चुका था, तो जब ये मामला सामने आ गया तो इस पर रोक लगनी चाहिए थी। करने वालों को समझना चाहिए था ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान होगा, लेकिन ये और तेज कर दिया गया। मैंने आपसे कहा कि 2024 लोकसभा के बाद से कोई भी इस पर एक्शन नहीं ले रहा है, दिल्ली चुपचाप होकर बैठी हुई है, क्योंकि उसको एक फाइनल कदम उठाना एक बार में, और इसीलिए जम करके चल रहा है, जम करके आगे बढ़ाया जा रहा है इसको। क्योंकि ऐसा लगता है जो बढ़ा रहे हैं कि दिल्ली कुछ नहीं बोलेगी, उनको मालूम है कि डिप्टी सीएम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पार्टी के भीतर कौन ये बवाल मोल ले, और विपक्ष वो तो मान के बैठा है उसके ऊपर ये आक्रमण होना ही होना है। वो आज से नहीं झेल रहा है, पिछले 9 सालों से लगातार झेल रहा है। तो विपक्ष में है, कुछ बोलेगा भी तो कह दिया जाएगा यार ये विपक्ष है, इसका तो काम है आरोप लगाना। मामला गंभीर तब हुआ जब कोई अपना आरोप लगाए, जैसे कि आशीष पटेल ने किया था। और सूत्र ये बताते हैं कि दिल्ली से इशारा है कि अभी शांत रहना है, अभी नहीं बोलना है। अगर ये इशारा नहीं होता तो अपने बोल देते। अभी तक बीजेपी के अंदर से बयान आ जाता कि देखिए ये बिल्डिंग है, ये लोग बैठते हैं, यहाँ से पैसा आ रहा है, ये हमारी टारगेट क्लिक करते हैं। और इसी लखनऊ में तो यहाँ तक नारे लगे हैं कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। तो केंद्र सरकार के खिलाफ भी कौन है जो बीजेपी के अपने शासित राज्य में खाद पानी दे रहा है कि ठोको केंद्र सरकार को। यूपी में चुप रहना, यहाँ कुछ नहीं बोलना, सारा अटैक वहाँ करो। और कुछ ऐसे यूपी के बड़े एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत बड़े एक्टिविस्ट बनते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप गौर कीजिएगा कभी भी योगी सरकार पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। सारी उनकी मिसाइलें यहाँ से दिल्ली की ओर जाती हैं, जो पड़ोस में दिख रहा है यूपी में, वहाँ कुछ नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि वही इकोसिस्टम उन्हें भी कंट्रोल करता है, वही बिल्डिंग से उनका भी नियंत्रण होता है। जो बिल्डिंग टारगेट किलिंग करवाती है अपने ही नेताओं की, जहाँ से होता है, जहाँ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जहाँ से दिल्ली को टारगेट किया जाता है, वहाँ से इन कथित बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, इन्फ्लुएंसर्स को, इनको भी सेट करके रखा जाता है कि सारी मिसाइल दिल्ली की ओर चलानी, यहाँ जय जयकार करनी है। तो ये बहुत ही रोचक घटनाक्रम है, इसको जानिए, समझिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये भानुमति का पिटारा है, आज नहीं तो कल ये खुलना ही खुलना है। और जब खुलेगा तो आप दंग रह जाएंगे। ऐसे इसके अंदर से बहुमूल्य रत्न और आभूषण निकलेंगे। ऐसी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी राजनीति के इतिहास में बहुत कम हुई होगी जैसी इस समय यहाँ चल रही है। इस पर निगाह रखिएगा, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारे इस चैनल यूपी रॉ को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका मूल उद्देश्य यही है कि हम जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में, राजनीति की साफगोई के हित में सारी इंपॉर्टेंट तथ्य आपकी जानकारी में लाते रहें और आपको वो पता चलता रहे जो आपको किसी और चैनल से पता नहीं चलने वाला है।